स्वागत है फिर एक बार इस ज्ञान विजन प्रोग्राम में, जिसमें आप तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं डॉक्टर पानगांवकर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक जनरल व्यू लिया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी मानसिक शारीरिक विकास के साथ होने वाली गड़बड़ियों से बच्चों के हाव भाव से लेकर तो रोज़मर्रा के जीवन में जो परेशानियां आती हैं उसके डायग्नोसिस कैसे होते हैं। तो मैंने आपको कहा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग सहज रूप से मंद बुद्धि कहते हैं, गतिमंद कहते हैं, और एक मैंने कहा था ADHD बच्चे, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको हम चंचल बच्चे कहते हैं। फिर हमने कहा था शैक्षणिक क्षमता की कमी वाले लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे और ऑटिज़म वाले बच्चे। तो ऑटिज़म ये स्वमग्नता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाता है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल के मेजर इश्यूज़ हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे जो मैंने आपको बताए थे कि जैसे लैंग्वेज एक्सप्रेशन डिसऑर्डर, स्पीच प्रॉब्लम्स, मोटर प्रॉब्लम्स, ये सब होते हैं। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे कि ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है। अब मैं आपको एक केस सुनाना चाहूँगा कि एक 8 साल का बालक मेरा रेफर्ड होता है, कह लेते हैं उसका नाम रोहन है, और उसको एक टीचर ने हमारे पास में भेजा कि ये बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, क्लासरूम में घूमते रहता है। उसको पढ़ाने जाओ तो 2 मिनट के लिए बैठता है, उसके बाद उठ के चला जाता है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं करता है और बड़ा स्पीड में सारी चीज़ें दौड़ता है। कभी भी रोड पर से दौड़ जाता है बगैर देखे। हम लोग को डर लगता है कि कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं से भी कूद जाता है और बिल्कुल भी डर नहीं है। उसके बाद में इसकी जो एकाग्रता है क्लासरूम में वो भी बहुत कम दिखती है। जैसे हम लोग बोर्ड में लिखने के लिए उसके सामने बैठाते हैं कि ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें, ऐसा टीचर्स का कहना था। तो वो थोड़ी देर बैठता, उसके बाद में बैठता ही नहीं है, देखता ही नहीं है बोर्ड की तरफ। 2 मिनट देखकर चंचल होकर फिर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। थोड़ी सी कोई आवाज़ हुई उस तरफ भाग जाता है, थोड़ा सा कोई हिला उस तरफ देखने लग जाता है। और घर के लोग भी, पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है कई बार कई जगह पर। लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होती है। पूरे मोहल्ले में सब लोगों की यही शिकायत है कि ये कभी भी आके किसी का बोल्ट लगा के चला गया, कहीं कोई चीज़ को लात मारते हुए गिराते हुए चला गया, कई चीज़ों से नुकसान हुआ, कांच कई बार फूटे, टीवी कई बार टूटा, और इस तरह से वस्तुओं का हनन, वस्तुओं का नुकसान भी इसने किया। ये क्यों ऐसा है? नमस्ते। बच्चे की उम्र कितनी है? मेरा बेटा 6 साल का है। चलिए आपके प्रेगनेंसी से हम शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए थे क्या? प्रेगनेंसी के दौरान मेरी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी और काफ़ी टाइम मुझे रेस्ट में बिताना पड़ा। लेकिन जो मैं एक चीज़ महसूस करती थी कि बच्चे के जो किक काउंट्स थे, हलचल थी, वो ज़रा ज़्यादा ही रहती थी। डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम्स आए थे? और डिलीवरी ज़रा मेरी जल्दी हुई थी। पूरे 9 महीने 9 दिन कंप्लीट नहीं हो पाए थे और होने के बाद में बच्चा रोया नहीं था। तो डॉक्टर्स ने इंक्यूबेटर में रखा था 2 दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद में उसकी मूवमेंट सब सही लगा डॉक्टर्स को, तो डिस्चार्ज मिल गया हमको। अब बच्चे की डेवलपमेंट हिस्ट्री मुझे बताइए, कुछ अलग लगी आपको बाकी बच्चों से? उसकी डेवलपमेंट जो हिस्ट्री है, उसका चलना उठना बैठना ये लगभग समय पे ही रहा। लेकिन जो मुझे एक जो दिक्कत महसूस होती थी कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पाता था, या खेलने में भी एक खिलौना हाथ में लेता था, उसे फेंक देता था, फिर से दूसरे की तरफ जाता था। मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था। खाना भी मुझे बड़े मुश्किल से उसे एक जगह पे पकड़ के खिलाना पड़ता था। वो उतना टाइम 10 मिनट भी एक जगह पे कभी नहीं बैठा। वो एक जगह पे बाकी बच्चों के जैसे कभी खेल नहीं पाया, हमेशा दौड़ते भागते रहता था। दरवाजा थोड़ा सा भी खुला रहा तो बाहर ही भाग जाता था। हमें बड़ी परेशानी हुआ करती थी, अभी भी परेशानी होती है। और धीरे धीरे उसका चीखना चिल्लाना बढ़ गया। उसको अगर अपने पसंद की चीज़ नहीं मिलती थी तो उसका हर टाइम जिद, चीखना चिल्लाना ही चलते रहता था। और टॉयज कभी भी उसने एक जगह पे नहीं रखे, और हमेशा कुछ नहीं मिला तो टॉयज तोड़ ही देना है उसको। तो ये हमने सोचा कि शुरू में कि घर में अकेला बच्चा है, मैं शायद से ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है।
स्कूल में डालेंगे तो सब सही रहेगा। वो टीचर से डर के डांट सुन के एक जगह पे बैठने लग जाएगा। घर पे ज़रा मेरी सास भी है तो मुझे ऐसा लगा कि उनके ज़्यादा पैम्परिंग की वजह से बच्चा इसलिए बिगड़ रहा है। हमने अपने घर के पास के प्ले स्कूल में ही डाला है। अभी बच्चा KG 2 में है, लेकिन स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आने लग गई इसकी। स्कूल की टीचर का कहना था कि वो एक जगह पे क्लास में बिल्कुल नहीं बैठता है, किसी का डर नहीं है, जो स्कूल के जो ग्रिल्स है उस पर चढ़ जाता है और चढ़ते उतरते रहता है अक्सर वो, और पूरे क्लास में दौड़ते भागते रहता है। जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पाता है। वो बाकी बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, धक्का देता है, कुछ रहा तो किसी के बाल नोच देगा, किसी की बैग फेंक देगा। और टिफिन के टाइम पे तो टीचर का कहना रहता है कि वो अलग ही बिठा के खिलाना पड़ता है, नहीं तो दूसरों का टिफिन ही फेंक देता है। वो उसको अपनी पसंद की कोई भी चीज़ अगर दूसरों के टिफिन में दिखी तो सोशल टीचर्स का कहना है कि सोशल बिहेवियर में भी उसके बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसके बाद बाकी बच्चों से ये कैसे अलग है, ये आपको कब समझ में आया? मुझे पहले ऐसा नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक दिन उन्होंने मुझे स्कूल में बुलाया, मैं स्कूल में बैठी, पूरा मैंने क्लास ऑब्जर्व किया। मैंने तब देखा कि बाकी के बच्चे जैसे बैठ के पढ़ रहे हैं या बाकी सब 5 घंटे की एक्टिविटीज़ हो जितने अच्छे से कर रहे हैं, मेरा बच्चा उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है। ना वो एक जगह पे बैठता है, ना ग्रुप में गेम्स खेल सकता है, अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करता है, तो ग्रुप में खेलने वक्त बाकियों को मार देता है। और जब टीचर जो डांट भी रही है, पढ़ा भी रही है, उसका उनमें से किसी भी बातों पे ध्यान नहीं है, और ज़्यादा कुछ बोलने जाओ तो गुस्सा करता है, चिल्ला देता है, बहुत इरिटेटेड बिहेव करता है। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसका जो बिहेवियर है वो बाकी बच्चों से कहीं से तो भी अलग है। बच्चे के पढ़ाई से संबंधित भी मुझे बताएंगे कि उसमें कैसे प्रॉब्लम्स थे? रहा सवाल पढ़ाई का, तो बाकी के मुझे ऐसा लगता था कि चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से सीख जाएगा, लेकिन बाकी के बच्चे कितने अच्छे से अपने नोटबुक्स में ABC वो पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं जो टीचर बताती है, लेकिन ये कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। टीचर ABC वो सब वही पढ़ा रही है पूरे क्लास को, लेकिन ये कॉपी करते टाइम पे थोड़ा सा B उल्टा लिख लेगा, C तभी के लिए पहचान लिया, लेकिन फिर से अगर उसे बताया गया तो C को वापस से पहचान नहीं पाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो लेटर्स, नंबर्स वो भी नहीं सीख पा रहा है अच्छे से। उसके सोशल स्किल्स, उसके बिहेवियर में कुछ आपको चेंजेस नजर आए? जब से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है अभी तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं उसमें। अभी जो बच्चा पहले 10 मिनट भी एक जगह पे नहीं बैठता था खाने के लिए भी, वो अभी 1-1 घंटा एक जगह पे बैठने लगा है। और जो मुझे खुशी की बात लगी, आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर मेडिसिन, बच्चा सुस्त नहीं हुआ है, बच्चे में ठहराव आया है। वो अभी बातें सुनता है, सुनने की और समझने की कोशिश करता है। अभी बाकी बच्चों के साथ उसका खेलना मिलना ज़रा बढ़ गया है, उस वजह से वो काफ़ी दूसरे नए स्किल्स सीख पा रहा है। स्कूल से अभी कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई है। मैंने भी उसका क्लासरूम बिहेवियर एक दिन जाके देखा तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि दूसरे बच्चे भी उसे अपने साथ लेते हैं खेलने के लिए। टीचर्स काफ़ी खुश है उसके बिहेवियर से। अभी जो उसका जो इरिटेशन रहता था, अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पाता था, उसमें अभी वो सेल्फ कंट्रोल आ गया है। वो अपने टर्न के लिए रुक जाता है, टीचर्स की बात मानता है। और सिर्फ दवाइयों के साथ साथ मुझे इसमें थेरेपीज़ का भी बहुत योगदान लगा। जो अभी मैंने ADHD के लिए थेरेपी शुरू की है, उससे उसका जो एकेडमिक्स है, पढ़ाई में जो भूल जाता था, वो जो अक्षर खराब निकालता था, उसमें भी बहुत चेंज आया है। अभी वो लाइन पे लिखने लगा है, अभी शुरू किया है उसने लाइन पे लिखना। और जो और अच्छी जो बात लगी, जो हमको यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस मिला, उसकी वजह से हम में क्या चेंज लाना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा चेंज लाना चाहिए इन बच्चों के लिए, वो हमको पता चला। करेक्ट पेरेंटिंग पता चला, जिसके वजह से हम लोगों ने घर का माहौल
में चेंजेस लाए। मैं अपने सास को भी एक बार लेके आई थी, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें देख के, सुन के, समझी, और हम सभी घर पे वो सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए घर का एनवायरनमेंट अभी बहुत खुशहाल हो गया है, जिसका डायरेक्ट परिणाम बच्चे के डेवलपमेंट पे हो रहा है। और अभी घर पे ऐसा लगता नहीं है कि एक इतना चंचल बच्चा है और उसे अभी संभालना बहुत कोई चैलेंज रह गया है। अभी हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, सोशलाइजेशन करना भी हमारे लिए आसान हो गया है। किसी फंक्शंस में जाना जो हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा करता था, मॉल्स में जाना, बाहर कहीं जाना, तो अभी वो उतनी परेशानी की कोई बात नहीं रही है। बच्चे का सोशलाइजेशन आएंगे तो बचपन से ही इस बच्चे ने बहुत जल्दी जल्दी करवटें बदलनी शुरू की, बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। और वैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ही सीखा था, बोलना भी अच्छे से आता था, लेकिन ये एक जगह बैठ नहीं पाता था। और इसको संस्कारित करना, डिसिप्लिन करना, किसी भी प्रकार की इसको एक नई चीज़ सिखाना बड़ा मुश्किल था। इसके विपरीत अब हम ये देख रहे हैं कि 8 साल का रोहन कई गलत चीज़ों की तरह जल्दी अट्रैक्ट होता है, गालियाँ जल्दी सीख लेता है। कोई सिगरेट पीते हुए देखे तो उसकी चर्चा बड़ी अच्छी करता है, उसकी एक्टिंग भी करता है, और वो चीज़ों के प्रति उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है। ऐसा क्या है इसमें? तो ये रोहन जैसा बालक जिसमें इम्पल्सिविटी यानी उतावलापन, इनअटेंशन यानी एकाग्रता की कमी, और हाइपर एक्टिविटी यानी कि चंचलता। इनअटेंशन के बारे में जब हम बात करते हैं यानी एकाग्रता की कमी, हम लोग यूजुअली ऐसा देखते हैं, कई बार पेरेंट्स हमारे सामने आके कहते हैं कि इस बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जब मोबाइल में ध्यान लगता है, टीवी में ध्यान लगता है, तो ये ध्यान का प्रॉब्लम नहीं है, ये अटेंशन फोकस का प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइक्स और डिसलाइक्स का प्रॉब्लम है। लेकिन जब रोहन जैसी केस के बारे में हम स्टडी करेंगे जहाँ इनअटेंशन ये बाय वर्च्यू यानी उसके मस्तिष्क के कोशिकाओं के प्रॉब्लम्स के कारण हुआ था, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी जगह एक जगह नहीं बैठ पाता, कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता है, और वो केयरलेस रहता है। उसकी टीचर्स कहती हैं कि बहुत सिली मिस्टेक्स करता है, कहीं आधे अधूरे लिख के छोड़ देता है, उसके बाद बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बोर बहुत जल्दी हो जाता है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है, और नई चीज़ सीखने में बड़ी परेशानी होती है, इसको बहुत टाइम लगता है कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद में अपनी एक्टिविटीज़ को भी ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्लास में पीछे छूट जाता है, और होमवर्क इसका कंप्लीट नहीं हो पाता, चीज़ें इसकी मिस होती जाती हैं, डब्बा कभी भूल जाता है, कभी रेनकोट भूल के आ गया, कभी पेंसिल हर रोज़ इसको नहीं चाहिए रहती है, और इसीलिए ये हमेशा अपने आप को परेशान, जिसको हम कहते हैं कि फिजिटीनेस, यानी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होती रहती है इसके साथ। इसका कभी कुछ किसी से झगड़ा हो जाता है, या कभी किसी चीज़ से प्रॉब्लम्स इसकी स्कूल में हो जाती है, टीचर्स हमेशा इसके बारे में कंप्लेन करती रहती हैं। तो ये इनअटेंशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ईजीली डिस्ट्रैक्ट होना, केयरलेस मिस्टेक्स करना, लर्निंग में प्रॉब्लम्स आना, काम कंप्लीट करने में परेशानी होना, और अपनी चीज़ें भूल जाना, इधर उधर छूट जाना, ये रहती है। इस बीमारी का जो लक्षण है वो इम्पल्सिविटी है, यानी उतावलापन। तो धैर्य की कमतरता, यानी उस बच्चे में धैर्य की इतनी कमी रहती है कि वो रुक ही नहीं सकता कोई चीज़ के लिए, उसके मुंह से निकला उसको चाहिए रहता है। कहीं अपनी समय के लिए, भाई 4 लोग कोई पार्टिसिपेट करने वाले हैं कोई गेम में उसका भी टर्न आने का है, लेकिन वो रुकना ही नहीं चाहता, पहले ही पाले में कूद जाएगा, पहले ही पानी में कूद जाएगा, सीटी बजने के पहले ही रेस में उतर जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑफन इन बच्चों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन या दुर्गुण रह सकता है कि वो दूसरों को कंप्लीट नहीं करने देते अपनी बात, उसके पहले ही अपनी बात बोलना शुरू कर देते हैं। इम्पल्सिविटी या उतावलेपन का एक बहुत कठिन प्रॉब्लम ऐसा भी है, या लक्षण ऐसा भी है कि बच्चे क्लास में मिस्चीवियस हो जाते हैं, यानी मस्ती करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। मस्ती के साथ साथ वो धक्का देने वाली भी बात हो जाती है, मार भी देते हैं, अचानक क्लास में उठकर चलने लगते हैं,
किसी को चींटी काट देते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं, किसी को तंगड़ी मार देते हैं, किसी को अचानक आके जाते मार देते हैं। और अपने अंदर की वेग को या इच्छाओं को रोक नहीं पाने के कारण वो कभी भी वो डब्बा खोल के खा लेंगे, कभी भी आवाज़ कर लेंगे, कभी भी गाना गा देंगे, कभी हाथ की चीज़ कहीं भी फेंक देंगे। इस तरह से ये इम्पल्सिविटी एक्सप्रेस होती है इन बच्चों में, जिसके कारण क्लासरूम, घर का वातावरण और समाज में थोड़ा इनके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हाइपर एक्टिविटी एक पार्ट है जिसको हम कहेंगे कि अगेन कोशिकाओं को जब संवेदनाओं की ज़रूरत पड़ती तो वो शरीर की हलचल बढ़ा देता है। इसी तरह इन बच्चों के मस्तिष्क के विकास में होने वाली बाधाओं के कारण इनके शरीर में हमेशा अति चंचलता दिखती है, शरीर की हलचल हमेशा होती रहती है, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा इनकी ज़्यादा, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, चुलबुलाहट जिसको हम कहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उछल कूद, कभी दौड़ धूप ऐसी चालू रहती है। तो ये शरीर के हाथ पैर के हमेशा मूवमेंट्स होते रहते हैं, बैठेंगे भी ना तो ऐसे हिलते रहेंगे और एक जगह बैठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए टीचर्स हमेशा टोकती हैं, परेशान पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि ये इतना चुलबुलाहट है इसकी कि हम इसको हमेशा इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, इसके हाथ से चीज़ें भी गिर जाती हैं, इतना ये हड़बड़ाहट में रहता है। कोई भी एक एक्टिविटी को करने में, जैसे कोई खेलने में जितना पेशेंस होना चाहिए या शरीर की स्थिरता होनी चाहिए, वह न होने के कारण इनकी फिज़िकल एक्टिविटी जो है दूसरों के जैसी नहीं रहती, बहुत उसमें हड़बड़ाहट रहती है और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, इसलिए क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं, घर में भी बहुत सवाल पूछ के सबका दिमाग ख़राब करते रहते हैं, बड़ों के बीच में बार बार सवाल पूछते हैं। तो ये हाइपर एक्टिविटी के लक्षण होते हैं। शारीरिक मूवमेंट से लेकर वैचारिक मूवमेंट्स बहुत तेज़ होने के कारण ये बच्चे हमेशा चंचल, चुलबुलाहट में, हड़बड़ाहट में दिखते हैं। ये जो है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के नाम से एक जाने जाने वाली न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। ब्रेन के कोशिकाओं का विकास इस तरह हुआ कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, जिसके कारण संवेदनाओं को एकत्र करने की जो हमारे अंदर समायोजन होता है वो नहीं हो पाता और उसके कारण वो हाइपर हो जाते हैं। साधारणतः एक मैं आपको एनालॉजी देना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को सुनाई नहीं देता तो हम कान पास में करते हैं, अगर हमको दिखाई नहीं देता तो आंखें बड़ी करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, उस संवेदनाओं को समेटने के लिए हम उन इंद्रियों को, उन सेंस ऑर्गन्स को ओवर एक्टिवेट करते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि मस्तिष्क को मिलने वाली संवेदनाओं में जॉइंट से और मसल से मिलने वाली काइनेटिक यानी मूवमेंट सेंस और पोजीशन सेंस, ये भी महत्वपूर्ण सेंसरी सिस्टम्स हैं। त्वगेंद्रियों का हिस्सा है, टच का हिस्सा है, वैसा ये विकसित हिस्सा हमारे इसमें और सब जानवरों में रहता है। तो ये वाला अगर बराबर समायोजित नहीं होता है तो इन बच्चों की चंचलता के रूप में ब्रेन कंपनसेटरी बिहेवियर देता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क में अगर दो पार्ट हैं, एक वैचारिक पार्ट और एक जीवन रक्षा का पार्ट, तो जो जीवन रक्षा का पार्ट रहता है या हिस्सा रहता है मस्तिष्क में, वो ज़्यादा हावी होने से भी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। तो जैविक पद्धतियों से इसको समझा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा होता क्यों होगा मस्तिष्क के ऊपर, तो ये आजकल के रिसर्च के लिए भी एक विषय है, क्योंकि इस पे कोई 100% ये नहीं कह सका है। लेकिन जो कॉमन 3 कॉजेज़ ADHD के बताए गए हैं या जिसके कारण मस्तिष्क के विकास में इस प्रकार की बाधाएं तैयार होती हैं, जिसकी वजह से वो चंचल मस्तिष्क तैयार होता है, तो कई लोग कहते हैं कि इसमें 4 से 8% चांस वो आनुवंशिकता का या वांशिक होने की, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जीन्स में ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा देखा गया है, ट्विंस में भी देखा गया है या वंशों में देखा गया है कि एक ADHD एक परिवार में है, दूसरे भी जनरेशन पीढ़ी में ADHD तैयार होता है। पर इसकी मात्रा बहुत कम देखी गई है कि जो जेनेटिकली प्रूव हो कि इसमें वंश में चलने वाला ADHD है। पर ब्रेन फंक्शंस, कुछ डेवलपमेंट की प्रोसेस जो हम कहते हैं कि 3 महीने से लेकर 9 महीने तक गर्भावस्था में और जन्म के बाद से पहले 3 साल में जो मस्तिष्क के ऊपर आघात हुए,
चाहे वो किसी बीमारी के वश हुए, चाहे वो उसके अंदर के रसायनों की कमतरता के कारण हुए, पर उसके फंक्शंस में कोई तब्दीलियां आई, कोशिकाओं का विकास होते होते कहीं गड़बड़ा गया, तो ऐसे न्यूरो एनाटॉमिकल, न्यूरो फंक्शनल यानी ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस जो गर्भावस्था में आते हैं, उसका परिणाम भी होता है जो ADHD दिमाग तैयार होता है। और कुछ टॉक्सिन्स खोजे गए हैं जो प्रदूषण मात्र से या फिर माँ के सेवन में आए हुए, जन्म के बाद कुछ दवाइयों के सेवन से या कुछ खानपान के असर से, ये जैसे हम लोग E361 जो हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं आजकल खाने में, जो पैकेटेड फूड्स रहते हैं, उनका भी असर मस्तिष्क के उन रसायनों पर या कोशिकाओं पर, तंतुओं पर होता है, जिसकी वजह से ये ADHD दिमाग तैयार होता है। तो 3 बेसिक कॉजेज़, जेनेटिक्स, ब्रेन फंक्शन और टॉक्सिन्स, ये 3 आज ऐसे बताए जा सकते हैं कि जिसके कारण ये ADHD ब्रेन तैयार हुआ। ADHD के बच्चों के कॉम्प्लिकेशंस यानी दूरगामी और निकटतम जो परिणाम होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि ADHD वैसे देखा जाए तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मस्तिष्क की एक विशेष रचना होती है डेवलपमेंट की प्रोसेस में, उसके विकास होते समय उसमें कुछ परिवर्तन के कारण उसकी चंचलता, उसकी उतावलेपन की मात्रा या उसकी एकाग्रता की कमी, ये जैसे ADHD में है, लेकिन इसके कारण व्यवहारिक जो हम डे टू डे प्रॉब्लम्स देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो काफ़ी परेशानजनक या चुनौती भरी हो सकती हैं। तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर हम ADHD को ट्रीट ना करें तो हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं कि इन लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा, यहाँ टाँका लगा हो, वहाँ घाव पड़ा है, कभी ना कभी फ्रैक्चर है, और इसी तरह से इनकी ये हॉस्पिटल में विजिट्स भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत इधर उधर मस्ती करते हुए चोट खाते रहते हैं। इसके बाद में इनके अंदर में जो भावनात्मक रूप से विकास होना चाहिए वो न होने के कारण इनके अंदर भावनाओं की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, डिप्रेस्ड मूड होता है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, और कई बार ये क्योंकि इन्हें इम्पल्सिवली यानी उतावलेपन में सही क्या है और गलत क्या है का निर्णय लेने में तकलीफ़ होती है, इसलिए कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं लोग, और कई बार ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, और इनका परफॉर्मेंस हमेशा कम होने के कारण ये हमेशा पड़ताड़न का विषय बने रहते हैं। इनको हमेशा टीचर्स डांटती रहती हैं, कोई ना कोई टोकता रहता है, उसके ऊपर हमेशा नज़र रखता हुआ इंसान चिड़चिड़ा जाता है तो उसके ऊपर चिड़चिड़ की ही बात हो जाती है। इस हताशा निराशा के वातावरण में इनके अंतःकरण में कई बार आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं, और ऐसा देखा गया है, रिसर्च ये कहता है कि जो आत्महत्या के प्रमाण हैं और जो क्राइम्स के, गुनहगारी के प्रमाण हैं, वो ADHD बच्चों में कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ADHD के कॉम्प्लिकेशंस पे महत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तरीके से हम अगर देखें तो ADHD के कॉम्प्लिकेशंस को, उसके परिणामों को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो स्वभाव से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें उनका उच्छृंखल होना, उनका उछल कूद ज़्यादा करना, चोटें ज़्यादा लगना, लर्निंग प्रॉब्लम्स यानी एकाग्रता की कमतरता के कारण उनकी पढ़ाई पिछड़ जाने से, और विशेष रूप से जो हम स्वर और व्यंजनों को एब्जॉर्ब करते हैं एकाग्रता के यंत्रों के कारण कर पाते हैं, वो इनका कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इनको पढ़ाई करते समय स्वर और व्यंजनों को जोड़कर शब्द और अक्षरों को बना पाना बड़ा कठिन होता है। उसी तरह अपने सहपाठियों के साथ, अपने बराबर के उम्र वालों के साथ इनकी पट्टी नहीं है, इनके साथ लोग खेलते नहीं हैं, इसलिए ये दूर दूर अकेले पड़ जाते हैं। हमेशा छोटी छोटी बात पर इम्पल्सिव होकर या उतावले होकर इनके झगड़े हो जाते हैं, किसी को चींटी काट लेते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं। तो इस तरह से ये अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं, इनका पीयर ग्रुप नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये अपने आप में हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो हलचल रहती ज़्यादा होने के कारण इनको इंजुरीज़ होती हैं, जो इंजुरीज़ के कारण बार बार उनको अस्पताल जाना पड़ता है, और चूँकि इनके परफॉर्मेंसेस कम पड़ते हैं, इनके दोस्त नहीं होते हैं, इनको टीचर्स और घर के लोग हमेशा टोकते रहते हैं, तो ये हीन भावना से पीड़ित होते हैं, जिसकी वजह से इनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं।
ये जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ इसमें उम्र के साथ अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देखने मिलते हैं। जैसे बेसिक लेवल पर हम लोग जब केवल ADHD देखते हैं तो बच्चों में हीन भावना से पीड़ा हमेशा देखते हैं। उसके साथ साथ जब बच्चा डिसरप्टिव होता है यानी विद्रोही हो जाता है, हर चीज़ में जिद करता है, तो वो उसके लो सेल्फ एस्टीम यानी हीन भावना के आगे वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो दिखती है। लर्निंग में प्रॉब्लम होने लगते हैं जिसकी वजह से वो पिछड़ने लगते हैं और ज़्यादा विद्रोही होने लगते हैं, स्कूल से उठ के दूर जाते हैं, स्कूल जाने में मना करते हैं और सोशल स्किल कम होने के कारण वो जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको स्कूल जाने का इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। विद्रोही प्रवृत्ति को हम लोग जब देखते हैं 12-13 साल की उम्र में बच्चों में तो वो विचित्र होती है। नई नई चीज़ों की डिमांड करना, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जिद करना और उनकी जिद के सामने माँ बाप और दूसरे नतमस्तक हो जाते हैं। गलत संगत में फंसकर क्रिमिनल बिहेवियर भी इनमें आता है, इसलिए ये स्कूल से कभी कभी छूट जाते हैं, इनकी पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, ये मादक पदार्थों के व्यसनाधीन हो जाते हैं, नशे में फंस सकते हैं। गलतियां करने के कारण इनके ऊपर केसेस लग सकते हैं और इनको नई चीज़ सिखाने के लिए बड़ा भरसक प्रयत्न करना पड़ता है जो कि बहुत कठिन हो जाता है और पढ़ाई से इनका मन उड़ जाने के कारण इनको अनुशासित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें मार्क्स की कमी, नए चीज़ों को पढ़ने में क्षमता कम होना और स्कूल से निकल जाना या स्कूल वाले निकाल देते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की एक अवस्था 68% ADHD बच्चों में देखी जाती है जिसके लिए एक विशेष योजना बनानी पड़ती है पढ़ाई की। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में अक्सर अभिभावकों का बच्चों के साथ का जो इंटरेक्शन है जिसको हम लोग संवाद सुसंवाद कहते हैं वो बहुत तनाव युक्त हो जाता है। पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि अब हम बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते और बहुत बार उसको ट्रीट करने समय उसको हैंडल करने के लिए जो मेथड्स पेरेंट वो अक्सर आक्रामक पद्धति से होता है। कई बार मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, चिड़चिड़ हो जाती है, जिसकी वजह से और घर का वातावरण ख़राब हो जाता है, बच्चे में और प्रतिकार विद्रोह करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बच्चे में आत्मविश्वास की कमी, डर, चिड़चिड़ बढ़ जाती है। सामाजिकरण के रूप में जब हम देखते हैं बच्चों के विकास के दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, विकास होने की प्रक्रिया है, वो है सामाजिकरण। तो जब अपने बराबर के बच्चे अपने साथ नहीं खेलेंगे, वो अपनी हलचल को देखकर हंसेंगे, अपने को चिढ़ाएंगे या अपनी किसी हरकत के कारण वो हताहत होंगे और अपनी कंप्लेंट्स बार बार करेंगे, तो हम कोई भी एक प्रकार से हम सोशली आइसोलेट होने लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसीलिए सोशल कॉम्प्लिकेशन में रिजेक्शन बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, इंक्रीज एक्सपोजर टू एंटी सोशल ग्रुप, इस तरह क्या करते हैं वो अपना जहाँ पे दाल गलेगी, जहाँ पे तुरंत का अपने को रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसे लोगों के साथ संगत बनाने लगते हैं। और ADHD के साथ मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि वो बड़े बच्चों के साथ, गलत किस्म के बच्चों के साथ जल्दी दोस्ती करते हैं, गाली गलौज जल्दी सीख लेते हैं ताकि उससे उनका वर्चस्व महसूस होता है और उनके साथ की आदतें भी लगा लेते हैं जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन। उसके बाद उनकी बाकी लोगों से जो नहीं पटती है उसका बदला लेने के लिए भी वो प्लानिंग करने लगते हैं, तो एक विकृति भी तैयार होती है, क्रिमिनल टेम्परामेंट तैयार होता है। और यूजुअली अगर घर का वातावरण सही नहीं है, यानी चिड़चिड़ा है, पेरेंट्स में अगर शराब की आदत है और आपस में माँ बाप का नहीं पटता है, तो इन बच्चों में और कॉम्प्लिकेट होने की संभावना रहती है। और ये आइसोलेटेड डिस्टर्ब बच्चे समाज के लिए भी घातक होते हैं, खुद के लिए भी घातक होते हैं। हाइपर एक्टिव एडल्ट, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता होगा, तो ये हमेशा अपने विचारों को किसी पर्पस से जोड़ नहीं पाते हैं, बेचैन रहते हैं, विचारों से हमेशा रेस्टलेस रहेंगे। और चूँकि इनकी पढ़ाई कम हुई रहती है इसलिए इनका विश्वास कम रहता है, इनकी स्किल्स कम रहती हैं इसलिए इनके समाज से जुड़ने के लिए इनके पास संसाधन कम होते हैं और इनकी ड्राइविंग हैबिट्स के कारण इनकी इंजरीज ज़्यादा होती हैं, इनकी डेथ्स अर्ली हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ्स इनमें बहुत कॉमन है। लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन से रिलेटेड इन लोगों में आत्महत्या के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्रग एडिक्शंस के कारण इनको बार बार नशा मुक्ति केंद्र में डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें
इसमें होती हैं। दूरगामी परिणाम है वो भी बहुत भयावह है। इसलिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक विशेष गाइडलाइन तैयार की हुई है कि इन बच्चों को जितने जल्दी हम पहचान सकें और जितने जल्दी इनका उपचार चालू कर सकें, इलाज शुरू कर सकें, उतना हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को, दूरगामी परिणामों को, दुष्परिणामों को रोक सकेंगे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इस संसार में जो ADHD बालक थे। हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पिछले ओलंपिक्स का एक पूरा दिन माइकल फेल्प्स के नाम से लिखा गया। पिछले 14-15 साल में यानी 4 ओलंपिक्स में इसने 26 गोल्ड मेडल्स लिए। माइकल फेल्प्स की हिस्ट्री यही है कि वो ADHD चाइल्ड था। 11वें साल में उसने कई प्रकार के ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ किए समाज के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, नामवंत गुणवान लोग इस संसार में हुए जिनको ADHD से पीड़ा हुई। जैसे एक माइकल फेल्प्स का फ़ोटो देख रहे हैं, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा इस बच्चे को, स्कूल से, टीचर से परेशानी। वो खुद कहता है कि एक टीचर कहती थी कि उसके जीवन में कभी वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन यही बालक आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, दवाई और बाकी सारा सपोर्ट अगर मिलता है तो वो 28 ओलंपिक मेडल्स लेता है। इसी तरह सिमोन बिलेस नाम की जो एक बहुत बड़ी जिम्नास्ट, जिसने 2016 में बहुत बड़ा नाम बढ़ाया कि उसकी सारी फैकल्टीज़ उसने एक्सप्रेस की। उस पर आरोप लगा था कि वह ड्रग लेती है या बैंड ड्रग्स का यूज़ करती है, लेकिन उसने जब घोषित किया कि वो ADHD से पीड़ित है और उसको डॉक्टरों के सलाह से दवाई ली है, तो उसे इस बात का और बड़ा गर्व हुआ कि एक पीड़ा के बावजूद, एक कंडीशन जो ठीक नहीं होती, उसको उसने किस तरह अपने जीवन में यूज़ किया और 2016 का मेडल लिया। इसी तरह एडम लेविनी जो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, इनको भी बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर पड़ा था के कारण, और उन्होंने इसी ADHD को जब इस अलग अंदाज से देखा कि पहले उनको एक विचार जमता ही नहीं था, 1000 विचार एक साथ दिमाग में आते थे, एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते थे, कोई भी चीज़ को सोचने समय दूसरे दिमाग में विचार आते थे और एक्टिविटीज़ उस तरह बदल जाती थी। वो कहते हैं कि एक बार एक चीज़ याद करने के लिए स्टूडियो में जाते थे तो 30 नए आइडियाज़ दिमाग में अंदर आती थी और चल बेचल मन हो जाता था। इस चंचल मन के, चंचल शरीर के इस एडम ने ऐसा घोषित कर दिया कि इसे जीता जा सकता। और इसी तरह इन्हें मेरा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ADHD, हमें अगर ADHD है भी तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। हमारे अभिभावकों में एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि वो बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, एकाग्रित नहीं हो पा रहा है, तो जीवन में करेगा क्या। लेकिन अगर सही ढंग से ग्रूम किया जाए, उसकी ऊर्जा को चैनलाइज किया जाए, दिशा दी जाए, तो ये एक्सेप्शनल लोग तैयार होते हैं इस संसार में, जो बचपन में उस पीड़ा से गुजरते हैं और अपने आप को जीत लेते हैं, वो पूरे संसार को जीत लेते हैं। इसी के साथ अपन इस बात पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इन बच्चों को डील किया जाए, कैसे इनको इसके सही ट्रैक पे लगाया जाए। थैंक यू। कैसे देखा जाए, मैंने पिछले बार भी एग्जांपल बताया था आपको कि माइकल फेल्प्स को जो प्रॉपर चैनल में से डाला गया, तो इन बच्चों में एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है जिसको उन्होंने उसको स्विमर के रूप में बनाया। लेकिन ऐसे कितने बच्चे इस प्रकार से सुधर सकते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि 4.5 से 7% बच्चों में ADHD हो सकता है। यानी अगर एक क्लासरूम में हम लोग 50 बच्चों का या 30 से 50 बच्चों का क्लासरूम देखते हैं, तो उसमें 1 से 2 मिनिमम ADHD रहेंगे। उसकी एक लेवल हो सकती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लेकिन इन लोगों की परेशानियां प्रायतः सेम रहती हैं, क्योंकि इनको एकाग्रता में कमी आती तो पढ़ाई में पिछड़ते हैं, इनकी चंचलता ज़्यादा रहती है इसलिए क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ये उतावले रहते हैं इसलिए किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इनको किस तरह से गाइड करना चाहिए या इसका इलाज कैसे होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इन सब चीज़ों को न होने देने के कारण इनका इलाज, इनका उपचार जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ऐसे
सभी इंटरनेशनल चाइल्ड और एडोलेसेंट्स की जो साइकेट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही चीज़ बताते हैं। तो ADHD को हम कैसे ठीक करें? सबसे पहले तो इसे एक मस्तिष्क का एक विशेष रूप मानकर, एक वेरिएशन मानकर एक्सेप्ट करें। पहली चीज़, जब आप मान लेंगे कि ये वेरिएशन है, ये बच्चे की खुद की आदतें नहीं हैं, ये बच्चा खुद से उद्दंडता की तरफ नहीं जाना चाहता, ये हो रहा है, ये इम्पल्सिव है, इसका ब्रेन, इसका मन इनअटेंटिव है, इसका ब्रेन हाइपर एक्टिव है, इसलिए ये इस तरह से है, तो आसान होगा। दूसरा, हमेशा डॉक्टरों से संपर्क करें, क्योंकि इसके लिए हो सकता है कि ग्रेडिंग करना ज़रूरी हो। माइल्ड से सीवियर की तरफ ये जा रहा है या माइल्ड आज ही बहुत सीरियस है, इसका असेसमेंट होता है। इसका असेसमेंट क्लिनिकल होता है और असेसमेंट ऑन टूल्स भी होता है। एक वैंडरबिल्ट टेस्ट नाम की एक टूल होती है जो टीचर्स और पेरेंट्स भरते हैं, जिससे हम लोगों की इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता पता चलती है। तो इस तीव्रता को देखते हुए इसका इलाज के गाइडलाइंस हैं वो सेट किए जाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को इसके बारे में अवगत किया जाता है। साइको एजुकेशन इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है टीचर्स, जहाँ पे ये पढ़ रहा होता है बच्चा, उस स्कूल के टीचर्स को ये बता देना ज़रूरी होता है कि इस बच्चे को ADHD है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, थोड़ा लीनियंट रहना भी ज़रूरी है, या जो पद्धतियों से ADHD हैंडल होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पे लागू करना भी ज़रूरी है। दूसरे बच्चों की भी सुरक्षा ज़रूरी है और पढ़ाई की तरफ इसका विशेष अट्रैक्शन तैयार हो, इसके लिए इससे जुड़ना भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उस पर हम बात करें तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। आज की स्थिति में हमारे पास में 3 ही अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। US FDA ने, अमेरिकन फूड ड्रग अथॉरिटी ने हमें 3 ही प्रकार के ऑप्शंस दिए हैं। एक का नाम है मेथिलफेनिडेट, जो मैं आप लोगों को कई बार लिख के देता हूँ। इसके कई नाम हैं, एडवाइस है, इंस्पिराल है और भी कई नाम से आते हैं, कॉन्सर्टा है। तो ये देते समय हम लोग विशेष ध्यान ये रखते हैं कि इस बच्चे को प्रॉपर डोज मिले। ये जो कई दवाइयाँ हैं ये शेड्यूल्ड ड्रग में आती है, इसलिए इसके लिए ट्रिपलेट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको विशेष जगह पर ही अवेलेबल होती हैं। इसका कारण ऐसा है कि इसके मिसयूज़ में कई बार पेरेंट्स इसका मिसयूज़ करते हैं और कई बार इसके अति उपयोग के कारण भी हमको नुकसान दिखता है। तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड यूज़ रहे, सुपरवाइज्ड यूज़ रहे, इसके लिए भी हम ट्रिपलेट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एटोमॉक्सिटिन नाम का एक दूसरा ड्रग ये है जो बहुत सहज रूप से अवेलेबल है और बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत इजीली टॉलरेट भी होता है बच्चों को, तो ये भी हम देते हैं। तीसरे प्रकार का जो ड्रग है वो है आर्कामीन नाम का ड्रग, यानी बेसिकली ये ड्रग हम लोगों को सेंट्रल लेवल पे शांत रखने के लिए उपयोगी होता है, जो बहुत कम लेवल पे यूज़ होता है। तो ऐसे 3 ही प्रकार के ड्रग अप्रूव्ड हैं इन बच्चों में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जो स्वभाव और व्यवहार के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें बच्चे आक्रामक होते हैं, विद्रोही होते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, गलत संगत में अटकने लगते हैं, उनके लिए फिर साधारण तो जो मानसिक रोगियों के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एरिपेट्राजोल नाम का ड्रग है जो बच्चों के लिए अप्रूव हो गया है, रिस्पेरडॉन नाम का एक ड्रग है जो यूज़ हो गया है, तो इन सब का यूज़ भी करते हैं। कई बार विटामिन के सपोर्ट्स भी इन बच्चों को देते हैं। तो विटामिन में हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और विटामिन B12 ये भी देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का डॉक्टरों के सलाह द्वारा, उनके अनुभव का इस्तेमाल आप इन दवाइयों के बारे में करिए जो अप्रूव्ड है और जो बच्चों को कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे विजिलेंस रखने वाले डॉक्टरों के साथ संपर्क करके आप इसका इलाज शुरू करिए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों की ADHD रेट ये घट जाती है। मेरे यहाँ एवरेज में जब देखता हूं कि जब इनका वैंडरबिल्ट नाम के टेस्ट में स्कोर 32 और 40 के आसपास रहता है, जबकि नॉर्मल का बस 12 और 10 के नीचे रहता है, इन बच्चों का 40 रहता है, तो अगले 8 महीने के अंदर अंदर इन लोगों का घटकर 20 से 10 के बीच में आ जाता है। इसका मतलब हम 50 to 80% का फ़ायदा विद इन 6 मंथ्स देख सकते हैं। अब ये हो गई फार्माकोथेरेपी। इसके ऊपर आपने ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क किए बगैर आपने अपनी गोलियां ना बंद करनी चाहिए ना बढ़ानी चाहिए। हाँ, आप दूसरे डॉक्टरों से
संपर्क कर सकते हैं, जिनकी राय अलग रहने के कारण वो दवाइयाँ बदल सकते हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले ये एक ब्रेन का ग्रोथ के समय हुआ प्रॉब्लम है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक अवस्था है। इसीलिए इसको बहुत सतर्कता के साथ, समर्पण के साथ और बुद्धि के साथ इसका इस ट्रीटमेंट करना चाहिए। अनुभव में लाने वाले ये जो ADHD बच्चे हैं या इसी तरह जीने वाले, इनको हम लोग को शांत वातावरण में कई बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और ये शांत वातावरण में ट्रेनिंग देने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये पहला रोल करते हैं, जो इनकी संवेदनाओं को नियोजित ढंग से ट्रेन करते हैं। जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है इनकी, या हाइपर सेंसिटिविटी कान की है, तो कान के लिए कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, उसके सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, वो रिस्पांस जनरेट करने के लिए थेरेपीज़ रहती हैं। ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसकी एक मैं आपको ब्रीफ एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा और तमाम प्रकार की एक्सरसाइजेस जो बच रहे हैं, उन एक्सरसाइजेस को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे संवेदनाओं का समायोजन होता है। और इस समायोजन के दौरान बच्चे के मस्तिष्क में जो कुछ कमियां या जो एकाग्रता की कमी, उसके अर्जेस को या उसके जो उतावलेपन को रोकने के लिए जो मदद होती है, वो भी उससे आउटकम दिखता है आपको। तो हमारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के जो 3 बेसिक टारगेट्स होते हैं, जिसमें एक उसके सेंसरी संवेदनाओं को समायोजित करना, उसकी एकाग्रता और उसका अटेंशन स्पैन, उसकी फोकस करने की ताकत को बढ़ाना, और तीसरी चीज़ उसकी अर्जेस को या उसके उतावलेपन को रोकना। तो वो इन एक्सरसाइज के ज़रिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको।
इन बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते समय हम विशेष ध्यान यही रखते हैं कि इनको अपनी इम्पल्स जो उतावलापन है वो कंट्रोल कर लें, तो इनकी स्पीड वैसे ही नेचुरली ज़्यादा ही अच्छा करने ही वाले हैं। तो ट्रेनिंग इम्पल्स कंट्रोल की जो दी जाती है उसके लिए भी विशेष थेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, इम्पल्स कंट्रोल प्रोग्राम्स कहलाते हैं। कई बच्चे बिकॉज ऑफ एकाग्रता की कमी के कारण पिछड़ गए होते हैं अभ्यासक्रम में, जिसकी वजह से उनके अंदर में एक हीन भावना तैयार हुई रहती है। तो डिप्रेशन की काउंसलिंग, उसमें लगने वाली कुछ विशेष सपोर्टिव सिस्टम्स वो डेवलप करते हैं। स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर पिछड़ा हुआ है पढ़ाई में तो उसको उसके क्लास के लेवल पे लाने के लिए रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम नाम से, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी बना हुआ है, ADHD बच्चों के लिए भी विशेष इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत एक पद्धति से उस बच्चे की ज़रूरत को देखते हुए, उसकी एकाग्रता की लेवल देखते हुए उसको पढ़ाने वाला वो ट्यूटर, वो टीचर या पेरेंट, ये एक विशेष प्रोग्राम के तहत उसको पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे की एकाग्रता की लेवल अगर 5 ही मिनट है, 10 ही मिनट वो बैठ सकता है, तो 5 से 10 मिनट ही उससे पढ़ाई करानी है। उसके बाद उसके पसंद का कोई खेल या एक्टिविटी उसको देनी है, तुरंत की दूसरे एक्टिविटीज़ देनी है और वापस उसके बाद ओरिजिनल अपनी पढ़ाई पे लाना है। इसको ये इंटरपोलेशन मेथड्स द्वारा, टाइम आउट द्वारा और तमाम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको पढ़ाई की तरफ मोड़ा जा सकता है, इसकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है। ADHD बच्चों की एक्स्ट्रा एनर्जी को खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ डालना बहुत ज़रूरी है। इम्पल्सिव यानी उतावले होने के कारण बहुत ज़्यादा खाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए खाने पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। कई छोटे बच्चों के खाने में हम लोग ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि उसकी मात्रा और उसकी गति दोनों कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनका वो मोटापा या उनका एक्सेसिव फैट डेवलप नहीं होता। तो इस तरह से कई बार ये सिर्फ दवाइयों द्वारा ठीक होने वाली बीमारी नहीं है और सतत लगे रहना पड़ता है थेरेपिस्ट और पेरेंट्स को। इसके हर स्टेज पर, इसकी एक नई मोड़ पर ये बच्चा नए चुनौतियां ला के खड़ा करता है, उसको डील करना पड़ता है। जैसे पहले 5 साल 6 साल की उम्र में हमारी चुनौतियां अलग होती हैं, शायद पढ़ाई का और स्कूल का इतना लोड हम पर नहीं होता, लेकिन 6 साल से लेकर 11 साल 12 साल तक हम लोगों को उसको एकेडमिक सपोर्ट भी देना पड़ता है और डाइवर्ट होने से रोकना पड़ता है। लेटर पार्ट में 11-12 साल का होने के बाद ये नेगेटिविज़म में, ग्रुप नेगेटिविज़म जिसको हम कहते हैं, गलत संगत, गलत आदत और विद्रोही टेम्परामेंट से हमको उसको बचाना पड़ता है, जो किशोर अवस्था में जाके एक विशेष प्रकार की बीमारी बन सकता है। तो इस थेरेपीज़ के दौरान पेरेंट्स ने सतत एक समर्पण का भाव रखना चाहिए, तुरंत की अपेक्षा नहीं करते हुए धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन आएगा उससे ही अपने आप को आगे की स्टेज बनानी होती है। कई बार 2 महीने 3 महीने करने के बावजूद भी इन पे बच्चों में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं दिखता जो अपेक्षा युक्त नहीं होता पेरेंट्स के, तो कई बार ये फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा। और इसी कारण कई बार इन बच्चों के इस बिहेवियरल प्रॉब्लम के कारण, ADHD के प्रॉब्लम्स के कारण घर में बड़ी अशांति हो जाती है, आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण होने लगता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में दरारें पड़ने लगती हैं और वो वातावरण प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीट करने में। इसीलिए सबसे पहली चीज़ कि इसको स्वीकारिए कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ब्रेन का इशू है, ये कोई विशेष स्वभाव की उद्दंडता नहीं है, बच्चा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, वो उसके मस्तिष्क में किसी संवेदनाओं को समायोजित करने की ताकत कम होने के कारण वो इस प्रकार चंचल है, इम्पल्सिव है या हाइपर एक्टिव है, एकाग्रता में कमी है। इस तरह से ADHD होता है। तो इसमें घर का वातावरण सकारात्मक रखें, एक दूसरे से तालमेल बन के टीम बनाएं। आप अपने साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट और रेमेडियल एजुकेटर के साथ में चलें। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा आपको शुरू में, लेकिन जिस प्रकार इस बच्चे में परिवर्तन आएगा, ये कई प्रकार की मुसीबतों से हम इसको रोक सकेंगे, कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को असामाजिक तत्वों में बदलने में रोक सकेंगे। इस तरह इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है और इसमें आप जुड़िए और उसके बाद मैं आपको
उसका परिवर्तन रिपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम एक बार एक और एपिसोड में इसके सारे ओवरऑल व्यूज़ को, ADHD को कैसे कैसे आउटकम्स होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, दूरगामी दुष्परिणामों को हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ लगने वाली डेवलपमेंटल थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंडर में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, रेमेडियल एजुकेशन द्वारा पढ़ाई का पिछड़ापन दूर करने के लिए और साइकोलॉजिस्ट द्वारा उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, टीचर्स द्वारा उसको सपोर्टिव होने के लिए एक प्रकार का विशेष वातावरण तैयार किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ADHD में बच्चे में एक विशेष गुण होता है स्पोर्ट्स के लिए या कुछ खोजने के लिए। उसकी उस श्रृंखलता पर उसको दोष मत दीजिए, उसकी कोई पर्सनल कोई दोष नहीं होता। और अगर प्रॉपर चैनल से फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव रख कर हमने अगर इन बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी तो ये कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य कर जाते हैं। अदरवाइज़ ये एंटी सोशल हो सकते हैं, असामाजिक तत्वों में बदलते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंटरवेंशन के बाद यानी हमने फार्माकोथेरेपी दवाइयों का इस्तेमाल किया और हमने ये रेगुलरली बाकी भी थेरेपीज़ की और सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप किए। तो पिछले मैं 22 साल से ADHD देख रहा हूँ। इसकी मात्रा डेफिनेटली बढ़ रही है। इसकी यानी हम जब पहले ADHD की फ्रीक्वेंसी देखते थे तो 2 या 3% होती थी, आज हम 6 से 8% तक भी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की तादाद बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही होगी इसका अंदाज़ लगाते हैं हम लोग कि ये जिस प्रकार से विजुअल मीडियाज़ हमारे पास में सामने हैं, मोबाइल और टेलीविज़न, इससे भी उत्तेजना बढ़ती है और इसी उत्तेजना से भी ये ADHD होता है। तो कई बार बहुत छोटे बच्चों को जो हम अर्ली एक्सपोजर ऑफ विजुअल स्क्रीन्स या स्क्रीन्स दे रहे हैं उसके कारण भी ADHD हो रही है। लेकिन अभी भी मेन कारण ADHD का हमें पता नहीं चला है। ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में आई हुई बिगाड़ या गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये बच्चे इवन गर्भावस्था में भी बहुत बार चंचल दिखते हैं। तो ऐसा कहना कि ये बच्चों का एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स या स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या एक विशेष डेसिबल्स का साउंड लेवल्स जो कि घर में बहुत अशांत वातावरण रहता है, तेज़ आवाज़ में बात करने वाले, ऐसा अंदाज़ है, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जन्म के पहले से ही माँ को अंदेशा जो होता है, पेट में घूमता हुआ बच्चा बहुत तेज़ी से हाथ पैर पटकते हुए चलता है, ये भी ADHD है। तो जन्म के पहले से भी ADHD रह सकता है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ADHD का डायग्नोस जल्दी से जल्दी होता है, यानी जितने जल्दी हो सके, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में, प्री स्कूल में, टॉडलर एज में, उतने इसके आउटकम्स अच्छे देखे गए हैं। यानी इन बच्चों में सुधार भी अच्छा देखा गया है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम देखे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इंटरवेंशन बराबर है, मेडिसिन बराबर ले रहे हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट इसके इम्प्रूवमेंट में अच्छा है और ये पूरा टीम वर्क सही काम कर रहा है, तो इन बच्चों की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। इनके कॉम्प्लिकेशंस रुक जाने के कारण ये जो नेगेटिव साइड की लाइफ जीते हैं और अपने आप को धोखा, अपने आप के लिए घातक सिद्ध होते हैं, वो रोकने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए ADHD को एक विपदा न मानकर हमारे अंतःकरण में एक नई प्रकार की सोच या एक उम्मीद के सहारे हम इसको इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएं। एक विश्वास लाएं अपने अंदर में कि हमको एक विशेष चुनौती इसलिए मिली कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं और इस बच्चे को नया एक दिशा देना चाहते हैं। सिंपल सी फिलॉसफी है कि जन्म के समय में मस्तिष्क 3 प्रकार के जन्म लेते हैं। एक मंद बुद्धि जिसकी गति कम है, एक नॉर्मल गति का और एक तेज गति का। अब डेफिनेटली ये तो संभव है कि जिसकी गति तेज है उसको दिशा देना कठिन होता है। तो यही तेज मस्तिष्क वाले, बहुत तेज मस्तिष्क की गति वाले बच्चों में उनको दिशा देना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही एक चैलेंज बनता है। तो हम ऐसे अभिभावक, ऐसे थेरेपिस्ट बने, ऐसा एक टीम बनाएं
जिसकी वजह से हम इसे दिशा दे सकें और कई माइकल फेल्प्स इस तरह तैयार हो सकते हैं। तो इस तरह इन ADHD बच्चों को जो नॉर्मल बुद्धि के हैं, इनके विकास के लिए आप सब हम मिलकर एक योजना बनाएं और उस योजना को तत्परता से फॉलो करें, उसको लगातार में रखें। सातत्य से चलने वाली, तत्परता से, तल्लीनता से काम करने वाली जो प्रक्रिया है वो हमेशा अच्छा यश देती है, अच्छी सक्सेस की तरफ ले जाती है और इस बच्चे के जीवन का एक नया पहलू सामने लाती है, एक नया रूप निखार के लाती है जो हमारे लिए गर्वान्वित, जिसको गर्व महसूस कर सकते हैं जिसको देखकर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज ज्ञान विजन प्रोग्राम एंड वी हैव फिनिश्ड ADHD का डिस्कशन।